तो किसी अब देखिए बेटा जी, चैप्टर 9 की बाद में मैं चैप्टर 13 पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों का सवाल उठना जायज है। चैप्टर नंबर 10 और 11 कोर्स में से हटा दिए गए हैं, बचा चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में पृथ्वी सम्मेलन, जो चैप्टर 12 का लास्ट वाला पार्ट है ना, वो हटा दिया गया है। उसके आगे के पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण के प्रकार वगैरह के बारे में ये इजी चैप्टर अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन एक बार अपना ये चैप्टर बी सेक्शन शुरू कर रहे हैं। बी सेक्शन में अपन सबसे पहले आज पढ़ेंगे भारत की जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में। चैप्टर नंबर 13 है। इसमें आप लोग इस चैप्टर को सेम यही चैप्टर अपन ने ए सेक्शन में भी पढ़ा है, चैप्टर नंबर 3, 4 वो चैप्टर। अब दोनों में अंतर क्या है, वहां पर हम विश्व के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ हम केवल भारत के बारे में बात करेंगे। तो किसी भी राष्ट्र का विकास उसके प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर निर्भर करता है। देश की प्रगति प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों के उचित अनुपात पर निर्भर करती है। भारत का क्षेत्रफल लगभग विश्व का 2.4%। अगर अपन मान लें कि ये पूरा विश्व है, तो हिंदुस्तान के हिस्से में मात्र इतना सा, ये जो गैप दिख रहा है ना, इतना सा आता है, 2.4% क्षेत्रफल आता है हमारे हिस्से में। लेकिन जहां पर जनसंख्या की बात करें तो माने ये विश्व की पूरी जनसंख्या है, ये जनसंख्या का बेटा जी इतना % हमारे पास आता है, ये लगभग 17.5% ये है हमारा पोजीशन। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, परंतु ये विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। चीन के बाद भारत 121.01 करोड़ यानी 2011 में जनसंख्या के साथ विश्व में दूसरा अधिकतम आबादी वाला देश है। ये बात मैं मानता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं। चीन का क्षेत्रफल भारत से 3 गुना ज्यादा है, यानी अगर ये 2.4 है तो बेटा जी चीन का क्षेत्रफल हो गया 7.2%। ठीक है, हमसे 3 गुना ज्यादा है, तो उसका क्षेत्रफल ये हो गया। फिर वहां की जनसंख्या हमसे मात्र 15 करोड़ की तो ज्यादा है। तो आप सोचिए बेटा जी, क्षेत्रफल हमारा उससे 3 गुना कम है और उसकी जनसंख्या हमसे मात्र 15 करोड़ ज्यादा है। तो सही मायने में देखें पॉपुलेशन डेंसिटी और उसमें भारत के ऊपर बहुत ज्यादा, भारत के ऊपर जनसंख्या का प्रेशर है। संसाधनों की अपेक्षा जनसंख्या का अधिक घनत्व होने पर प्राय राष्ट्र के आर्थिक विकास की दर धीमी हो जाती है। भू क्षेत्रीय संसाधनों की तुलना में भारत में जनसंख्या अनुकूलतम सीमा को पार कर विस्फोटक स्थिति में पहुंच रही है। भारत जैसे विकासोन्मुख देश की बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी, भुखमरी, निम्नतर जीवन स्तर जैसे भारी समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या के वितरण, घनत्व और वृद्धि की विवेचना करेंगे। जनसंख्या वितरण, भारत की जनसंख्या की एक प्रमुख विशेषता उसका असमान वितरण है। देश के उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे 5 राज्यों में देश की 30% क्षेत्रफल पर देश की 50% जनसंख्या निवास करती है। वहीं उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी भारत के 10 पर्वतीय राज्यों में देश के 16% क्षेत्रफल देश की 4% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। किसी भी देश में जनसंख्या का वितरण वहां के भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से मानवीय संसाधनों को जीविका चलाने के लिए रोजगार के साधनों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि समतल मैदान, सघन बसे हुए क्षेत्र अन्य पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में अधिक जनसंख्या आकर्षित करते हैं। वितरण की दृष्टि से मैदानी क्षेत्र अपना प्रथम स्थान रखते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश 19.96 करोड़, पंजाब 27 को बेटा जी साफ सही कर लेना, वो आपकी किताब में 27.1 करोड़ दे रखा है। 27.1 करोड़ की जगह वो है 2.71 करोड़। इसका रखते सन 2011 बिहार 10.38 करोड़, पश्चिम बंगाल 9.13 करोड़, हरियाणा 2.54 करोड़, राजस्थान 6.86 करोड़ जनसंख्या के वितरण में सर्वाधिक है। देश की 42% जनसंख्या केवल इसी क्षेत्र में रहती है, यानी कौन कौन थे? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। इन क्षेत्रों में देश की 42% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या के वितरण की दृष्टि वितरण में दक्षिण के पठार वाले राज्य द्वितीय स्थान पर आते हैं। इस क्षेत्र में महाराष्ट्र 11.24 करोड़, मध्य प्रदेश 7.26 करोड़, कर्नाटक 6.11 करोड़, आंध्र प्रदेश 8.47 करोड़ जनसंख्या के अधिकतम बाहरी क्षेत्रों
वितरण शहरी क्षेत्रों में है, यहाँ पर अधिकतर जनसंख्या यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में रहती है, जबकि पहले वाले में अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तीसरी श्रेणी में भारत के समुद्री तटवर्ती क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्य और राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग सम्मिलित है। यातायात सुविधाओं का अभाव है इस क्षेत्र में। प्राकृतिक एवं धरातलीय विषमताओं के कारण यहाँ जनसंख्या की कमी दृष्टिगोचर होती है। भारत में जनसंख्या वितरण में विषमता तथा क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। वास्तव में जनसंख्या वितरण अनेक प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, जननांगीय, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारकों द्वारा नियंत्रित है। जनसंख्या के नवीनतम आंकड़े पहले से वर्णित है, जबकि जो मानचित्र में अपन ने शो किए हुए हैं, अपन अगर आप बुक में देखेंगे आप तो आपको मानचित्र में और उसके साथ में जो टेबल बना रखी है वहां पर आपको जनसंख्या के आंकड़े दिखाई देंगे। अब अपन बात करें बेटा जी जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारकों के बारे में। तो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के अनेक कारकों के द्वारा नियंत्रित होती है। कुछ विद्वान प्राकृतिक कारकों पर अधिक महत्व मानते हैं। क्लॉज का मतलब है कि आर्थिक व्यवस्था, तकनीकी विकास, सामाजिक संगठन, सरकारी नीतियां आदि कारक जनसंख्या वितरण की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अपन संक्षिप्त में विवेचन करेंगे। तो सबसे पहले जो कारक होता है, हमने उस वाली बुक में भी ये कारक पढ़े जिनको अपन यहाँ पे वापस से रिपीट करेंगे। जलवायु, जलवायु। तो देखिए मैंने आपको फर्स्ट बुक में जब पढ़ाया था तभी बताया था मानव 3 चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता, ज्यादा सर्दी, ज्यादा गर्मी और ज्यादा बारिश। देखिए विश्व की रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में बहुत बारिश होती है, जनसंख्या कम पाई जाती है। ध्रुवों के ऊपर सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, जनसंख्या कम पाई जाती है। मरुस्थलों में गर्मी ज्यादा पड़ती है, जनसंख्या कम पाई जाती है। तो मनुष्य को औसत यानी एवरेज रेनफॉल, एवरेज सर्दी, एवरेज गर्मी, इनकी जरूरत होती है। जिन क्षेत्रों में ये सब चीजें पाई जाती है वहीं पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। और यही कारण है कि कर्क रेखा से लेके 66 डिग्री के बीच में और इधर मकर रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 66 डिग्री के बीच में ही जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। बाकी का क्षेत्र निम्न जनसंख्या का है। तो जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अधिक शीतल, अधिक उष्ण और अति आर्द्र जलवायु मानव के बसाव तथा उसके क्रियाकलापों के अनुकूल है। इसी कारण हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में, राजस्थान और शुष्क मरुस्थल और पूर्वी हिमालय क्षेत्र बहुत कम आबाद है। तराई के क्षेत्रों में अस्वास्थ्यप्रद जलवायु के कारण कम आबाद रहे। धरातल जटिल भौम्याकृति वाले क्षेत्रों में अल्प जनसंख्या मिलती है। विषम धरातल वाले क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि की कमी के कारण से कठिनाई से परिवहन के बाधा होती है और इसलिए अलग अलग स्थिति से आबादी कम पाई जाती है। देखिए समतल मैदान में परिवहन के साधन डेवलप करना, खेती करना, नहरें निकालना, कुएं खोदना आसान होता है, इसलिए वहां पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में ये सब काम करना मुश्किल होता है, इसलिए उन क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। फिर अपन बात करें जल प्राप्ति के स्रोत। देखिए मनुष्य के हर काम में पानी की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य को परिवार मतलब अपने घर में घरेलू कामों के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। खुद तो पानी पीते ही, बाकी के घर में जो काम होते हैं उनके लिए पानी की जरूरत पड़ती है। सिंचाई के लिए यानी अन्न उत्पादन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। फैक्ट्रियों में पानी की जरूरत पड़ती है, परिवहन में पानी की जरूरत पड़ती है। तो जिन क्षेत्रों में यही कारण है कि जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल पाया जाता है वहां पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। यही कारण है कि पूरे विश्व में जहां कहीं भी मतलब कोई भी आप बड़ा शहर उठा के देख लें, वो किसी न किसी नदी, झील, तालाब, समुद्र के किनारे बसाया हुआ होगा। कोई भी शहर उठा के देख लें, आगरा यमुना नदी के किनारे, दिल्ली यमुना नदी के किनारे, बनारस गंगा नदी के किनारे, कोई सा भी लंदन थेम्स नदी के किनारे, कोई सा भी एक शहर उठा के देख लीजिए, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, अजमेर आना सागर और फाय सागर के किनारे, कोई भी शहर उठा के देख लीजिए, छोटा बड़ा कोई भी शहर उठा के देख लीजिए, किसी न किसी जल स्रोत के हुआ होगा। मानव सभ्यता का शुरुआती नदी घाटियों से हुई है। तो अपन कह सकते हैं मनुष्य के जीवन के लिए जल स्रोत बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल पाया जाता है उन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। देखिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है।
खनिज संसाधन संपन्न क्षेत्रों में औद्योगिक और आर्थिक विकास की उत्तम संभावनाएं मनुष्यों के लिए आकर्षण होती है। इसी कारण दामोदर नदी घाटी, छोटा नागपुर का पठार, कोलार क्षेत्र, खनिज जैसे क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव संभव हुआ है। अब देखिए, भले ही वहां की जलवायु अच्छी ना हो, वहां पर धरातल समतल ना हो, जल प्राप्ति के स्रोत ना हो, लेकिन फिर भी उस क्षेत्र में जनसंख्या पाई जा सकती है अगर वहां पर किसी ना किसी प्रकार का कोई खनिज संसाधन पाया जाता हो। क्योंकि खनिज संसाधन की प्राप्ति की वजह से भी मनुष्य अपनी आर्थिक क्रियाएं संपन्न कर पाता है और उन क्षेत्रों में निवास करने के लिए प्रेरित होता है। छोटा नागपुर का पठार, दामोदर घाटी क्षेत्र, बस्तर का पठार, इन क्षेत्रों में काफी मात्रा में जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। मेजर कारण एक ही है कि वहां पर कोई ना कोई प्रकार का खनिज संसाधन पाया जाता है। चलिए अपन नेक्स्ट बात करेंगे बेटा जी परिवहन की सुविधा। मैदानी भागों में पर्वतीय तथा पठारी क्षेत्रों की अपेक्षा परिवहन की सुविधा अधिक होती है, इसलिए मैदानी अधिक मात्रा में सघन बसे होते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक जनसंख्या के संकेंद्रण में सामाजिक मनोवैज्ञानिक धार्मिक और सांस्कृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन कारकों में सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, चिकित्सा, जातिगत धार्मिक संरचना, सामाजिक धार्मिक मूल्य सम्मिलित होते हैं। ये कारक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक व आर्थिक कारकों की बात करें तो राजनीतिक उथल पुथल व असंतोष, असुरक्षा आदि राजनीतिक कारक तथा औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि कारक भी जनसंख्या के वितरण में क्षेत्रीय भिन्नता के उत्तरदायी है। उदाहरण के लिए भारत के सीमावर्ती क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, आसाम में आतंकवाद बढ़ने की वजह से बड़ी मात्रा में लोग वहां से चले गए, ठीक है। झारखंड वाले क्षेत्र में जहां पर कुछ भी नहीं था, लेकिन वहां पर खनिज संसाधन पाए जाते हैं, इसलिए वहां पर जनसंख्या धीरे धीरे करके बढ़ने लगी, ठीक है। नगरीकरण, मुंबई, अपन जयपुर की बात करते हैं। जयपुर में क्या है, पीने के लिए पानी बीसलपुर से आता है, जमीन भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहता, मतलब जलवायु भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन पाई जाती है। कारण क्या है, नगरीकरण, नगरीय सुविधाएं यहाँ पर बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, इनकी वजह से ये क्षेत्र सघन बसे पाए जाते हैं। फिर अपन बात करेंगे बेटा जी जनसंख्या घनत्व की। तो सवाल उठता है कि जनसंख्या घनत्व कैसे कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है बेटा जी, जो ये घनत्व है, घनत्व का मतलब है जनसंख्या और धरातल, ये इन दोनों के अनुपात है, इसी को अपन जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसको ज्ञात भी कैसे करते हैं, कुल जनसंख्या में धरातल का भाग दे देते हैं, तो अपन को मालूम पड़ता है कि पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है, इसको प्रति इकाई क्षेत्र से जनसंख्या की मात्रा से निकालते हैं। तो जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य जनसंख्या एवं धरातल के एक निश्चित अनुपात से, जिसमें जनसंख्या जमाव की मात्रा मापना होता है। घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या से के रूप में व्यक्त किया जाता है। धरातल पर मानव के वितरण संबंधी भिन्नताओं के विश्लेषण के उपयोगी होता है। जनसंख्या के आंकड़ों के संक्षेपण में जनसंख्या घनत्व में विशेष सहायता मिलती है। जनसंख्या का घनत्व भूमि पर जनसंख्या के दबाव को दर्शाता है। कुल जनसंख्या और कुल भौगोलिक क्षेत्र में अनुपात को जनसंख्या की गणितीय घनत्व कहा जाता है। इसको ज्ञात करने के लिए प्रदेश की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, तो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या की सामान्य वृद्धि और वितरण को भी घनत्व के माध्यम से समझा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि के साथ ही जनसंख्या घनत्व में भी सापेक्षिक रूप में वृद्धि होती है। सन 1901 में भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो कि 1951 में बढ़कर 117 व्यक्ति, 1981 में 216 व्यक्ति, 2001 में 325 व्यक्ति तथा 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। जनगणना वर्ष 2011 में बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं जनघनत्व वाला। ये भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जबकि अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 17 व्यक्ति निवास करता है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम पाया जाता है, मात्र 46 व्यक्ति
46% पर स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। भारत में वर्तमान में 2011 में जनसंख्या घनत्व एवरेज अगर पूरे भारत का निकाले तो 282 था, जो कि वर्तमान में अभी अपन बात करें 2020 के आसपास ये 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। लेकिन आपको किताब में आपका 382 आपको वही लिखना है। औसत घनत्व से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में बिहार 1102, पश्चिम बंगाल 1029, केरल 859, उत्तर प्रदेश 828, हरियाणा 573, तमिलनाडु 555, पंजाब 550, झारखंड 414, असम 397, गोवा 394 आदि प्रमुख है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली 11,297 सबसे ज्यादा है, फिर चंडीगढ़ 9,252 है, पांडुचेरी 2,598, दमनदीप 2,169, लक्षद्वीप 2013 आदि ये प्रमुख है जिनका की जनसंख्या घनत्व औसत जनसंख्या घनत्व से अधिक है। फिर अपन बात करें बेटा जी औसत से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में महाराष्ट्र 385, कर्नाटक 319, आंध्र प्रदेश 308, राजस्थान 201, मेघालय 132, मणिपुर 122, सिक्किम में 86, मिजोरम में 52, अरुणाचल प्रदेश में 17 आदि प्रमुख है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46 न्यूनतम जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित करता है। जनसंख्या घनत्व के विचार से भारत में 3 प्रदेशों में अपन इनको विभक्त कर सकते हैं। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, इसका विस्तार पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में है। जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। यह देश के कृषि प्रधान ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र, समतल उर्वरक मैदान, कृषि मिट्टियां, सिंचाई और पेयजल की विपुलता के कारण यहाँ सघन आबादी मिलती है। दक्षिण भारत में मालाबार तट और तमिलनाडु उच्च प्रदेश में उच्च घनत्व मिलता है। तमिलनाडु के उच्च प्रदेशों में बागाती कृषि तथा कावेरी डेल्टा में गहन कृषि के साथ ये लघु गृह उद्योगों के विकसित होने के कारण घनी आबादी है। मध्यम जनसंख्या घनत्व इस प्रकार के जो क्षेत्र है वहां पर 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के घनत्व पाया जाता है। ये उच्च घनत्व तथा निम्न घनत्व के मध्य वाले क्षेत्र, जहां पर उच्च घनत्व और निम्न घनत्व पाया जाता है, उनके बीच वाले क्षेत्र है। ये उत्तर भारत में उच्च घनत्व के निकटवर्ती क्षेत्रों महाराष्ट्र, गुजरात, अधिकांश भाग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती भाग और छोटा नागपुर के पठार आदि में मध्यम घनत्व पाया जाता है। धरातल की विषमता तथा जल की कमी के कारण यह कृषि अधिक विकसित नहीं हो पाई। और निम्न घनत्व वाले क्षेत्रों की अपन बात करें तो यहाँ पर 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी हिमालय के पर्वतीय धरातल के कारण, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के कारण जनसंख्या का अल्प घनत्व मिलता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के पठारी और जनजातीय क्षेत्रों में, कर्नाटक के पूर्वी भाग और आंध्र के मध्यवर्ती भागों में अधिक भौतिक अवरोधों के कारण कृषि अविकसित होने के कारण यहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। कल की क्लास में बताइए इस चैप्टर का जनसंख्या वृद्धि पढ़ेंगे और इसको पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू।